हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे मेन सेशन हाइब्रिडाइजेशन। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा जाएगा, बेसिक ट्रिक देखेंगे लोग और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक पढ़ाएंगे हम लोग। आज हाइब्रिडेशन पार्ट 1 होगा, इसके बाद एक और हाइब्रिडेशन रेजोनेंस पढ़ाने के बाद आपको पूरा कंप्लीट हाइब्रिडेशन वहाँ पढ़ेंगे। ये हाइब्रिडेशन हम लोग क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सब हम लोग आज बेसिकली स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन को लिए हम जानते हैं कि यह हाइपोथेटिकल फिनोमेना होता है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। और हम लोग इसको कहाँ से केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से डीपली हम लोग स्टडी करते हैं। लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हम लोग जानते हैं कि जो जब एटम्स आपस में बॉन्ड बनाने के लिए आता है तो दोनों एटम्स का जो लास्ट ऑर्बिट का ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स करते हैं, उस नए नंबर में नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं और उस नए ऑर्बिटल को हम लोग क्या कहते हैं, लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं लोग। और जो टोटल फिनोमेना होता है उसका जो ओरिएंटेशन करते हैं लोग, सब चीज करते हैं लोग, वही क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो अभी उस पर हम लोग का नहीं आज मतलब आज का हम लोग मेनली बेसिक टॉपिक क्या है कि हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे लोग। क्योंकि अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे लोग, ऑर्गेनिक में जितना हमको यूज आएगा उतना ही पढ़ेंगे लोग और फुल हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको हाइब्रिडेशन जब भी निकालने के लिए कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडेशन, तो आप याद रखिए सबसे पहले आपको देखना है कि जिसका हमसे पूछ रहे कि हाइब्रिडेशन निकालना है वह मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है। अब कुछ लोगों को तो पता है कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। सर हमको नहीं पता है कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। जिसमें हम लोग जानते हैं लोग कि मोलिकुलर फॉर्मूला कब कहेंगे लोग, जब मान लीजिए कंपाउंड है उसमें कौन कौन सा आइटम है और कितना कितना है, केवल यह दो को इन्फॉर्मेशन मिले तो वह क्या कहलाता है, मोलिकुलर फॉर्मूला। फिर से एक बार सर दी, मोलिकुलर फॉर्मूला में किसको कहेंगे लोग, एक कंपाउंड हो गया, इसमें कौन कौन सा आइटम है और कितना कितना है, यही दो को इन्फॉर्मेशन जिसमें मिलता है वह मोलिकुलर फॉर्मूला कहलाता है। और सर ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है जिसमें एक कंपाउंड हो गया, उसमें कौन कौन सा एटम है और वह जो एटम है वह आपस में किस बॉन्ड के द्वारा किस तरह से जुड़ा हुआ है, यह सभी इंफॉर्मेशन यदि बताता है उसको हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहते हैं। डेट इज आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी कंपाउंड का ऑल पॉसिबल जो प्रॉपर्टी होता है वह यदि जो स्ट्रक्चर मतलब जो कहता है रिप्रेजेंटेशन शो करता है वही रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहलाता है। सर एग्जाम्पल तो समझ लेते हैं लोग, आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं लोग। जैसे हम लोग CH4 लेते हैं तो आप क्या कहिएगा कि सर जी इसमें कौन कौन सा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। सर हमको यह नहीं पता चल रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ भी नहीं पता चलेगा। केवल आपको यहाँ क्या पता चलेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 है। तो यह दो को जो इन्फॉर्मेशन होता है कौन कौन सा एटम है, कितना कितना है, मोलिकुलर फॉर्मूला चलेगा। लेकिन इसी को हम लोग ऐसे बुक में देखे जाते हैं बनाया रहता है, जब ऐसे बना देंगे तो भी आपको क्या पता चलेगा, देखिए एक कार्बन है, 4 को हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ से भी हमको पता चल जाएगा कि सर कार्बन है, हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। लेकिन सर एक और हमको चीजें यहाँ पता चल रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, वह कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड एनर्जी कम हुआ, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई, सब हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और जब सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो यही क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाता है। क्लियर है। जब भी आपको हाइब्रिडेशन निकालना हो तो चेक कर लेना है कि हमको कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है। ये दो केस में इसको डिवाइड किया हुआ है, केस ए और केस बी। और ये मोलिकुलर फॉर्मूला दिया होगा, जैसे हमें सर ऐसा दिया होगा तो हम इन दोनों फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, और यह दिया होगा तो केस बी को अप्लाई करना है हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है। तो ये सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि सर कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडेशन में हम लोग फॉर्मूला काम क्या होगा, तो सर यह चेक कर लेना है कि मोलिकुलर फॉर्मूला है या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। पहला काम कंप्लीट हुआ। सर दूसरा काम क्या करेंगे लोग, मोलिकुलर फॉर्मूला हुआ तो यह दोनों फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है अभी हम लोग सीखा जाएगा। और सर ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया होगा तो क्या करेंगे लोग, तो इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। क्लियर है। मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए ऊपर वाला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए यह नीचे वाला आएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए पहला फॉर्मूला समझते हैं लोग, फिर हम लोग इसको एग्जाम्पल देखा जाएगा।
मोलिकुलर फॉर्मूला में सबसे पहले क्या करें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। अब हम जानते हैं कि तीन तरह से किसी भी एटम के पास मतलब इलेक्ट्रॉन को डिफाइन किया जाता है। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक वैलेंसी होता है, दूसरा लोन पेयर होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर किसे कहते हैं, किसी भी एटम का जो लास्ट शेल हो गया उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और वैलेंसी क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम के साथ उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, कितना से वह कंबाइन कर सकता है, वह उसका वैलेंसी कहलाता है। और लोन पेयर क्या होता है, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी के बाद जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है वह लोन पेयर कहता है। तो इसको निकालने का तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। यहाँ नहीं क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रिक वाला मतलब प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे, आपको ये सब ट्रिक आपको मिल जाएगा। हाँ जी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल, यानी कि जो सेंट्रल एटम होगा उसका हमें क्या लेना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ हमारे सर माइंड में डाउट आ जाएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, इसको भी थोड़ा सॉरी सेंट्रल एटम किसको कहते हैं। सेंट्रल एटम फिर हमारे माइंड में कंफ्यूजन चलेगा। अरे सेंट्रल एटम में क्या कहेंगे, सपोज एक दूसरे हम एक एग्जांपल समझते हैं, H2SO4 हो गया। तो सर इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, अरे जब भी आपको निकालना होगा सेंट्रल एटम की कौन होता है, तो दो वे इसका ट्रिक है। पहला कि जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन अधिक होता है मेनली वह सेंट्रल एटम होने का काम करता है। यदि यह मान लीजिए सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो जिसका नंबर कंपाउंड में कम होता है वह वैलेंस सेंट्रल एटम होता है। ये तीन तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि सेंट्रल एटम कौन सा है। पहला सर किसी कंपाउंड में जिसका नंबर सबसे कम होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर, वह सेंट्रल एटम होता है। सर दूसरा कि मान ली किसी कंपाउंड में जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होता है वह सेंट्रल एटम होगा। कब, जब दो का नंबर सेम हो जाए तो अब यह रूल अप्लाई करना है। सर यह हमको नहीं पता चले तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी कंपाउंड में कम होता है वह सेंट्रल एटम का काम करता है। क्लियर है, सेंट्रल एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। लेकिन यह अप्लाई कब करना है, जब दो एटम का नंबर आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन 2 हुआ है, ऑक्सीजन 4 हुआ है, सल्फर 1 हुआ है, तो यहाँ एक कम है, यानी कि यह हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे जिसमें यह हो गया HCOF2 हो गया। तो यहाँ पर से पूछा है सर सेंट्रल एटम कौन होगा, तो यहाँ भी हम लोग फ्राक से गलती कर रहे हैं लोग, यहाँ बीच में और बीच में सर सेंट्रल एटम होगा, जो कि यह गलत है। अभी आपको क्या बता रहे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यह 1 है, जो दोनों का नंबर सेम है तो हम लोग सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करेंगे लोग, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से नहीं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनन है, इसका 8 होता है और ऑक्सीजन का 6 होता है। यहाँ सेंट्रल एटम कौन होगा, जेनन हो जाएगा। या फिर सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जेनन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन सबसे कम होता है, लेकिन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और इसी के बराबर क्लोरीन का होता है। क्लियर है, तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं लोग कि किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है, किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पता चले कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और देखिए सर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल, यानी कि जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देंगे। सेकेंड नंबर में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। अब मोनोवैलेंट मीन्स क्या होता है, यहाँ जो उसका नहीं सुनना था देख लीजिए। मोनो मीन्स क्या लिखते हैं लोग, एक, और वैलेंट मीन्स क्या होता है, वैलेंस मीन्स आपको मोनोवैलेंट जब भी आएगा तो मोनोवैलेंट के लिए आपको क्या करना है, वो ऐसा एटम जिसका वैलेंसी कितना हो, 1 होता है, वह हमारा मोनोवैलेंट एटम कहलाता है। फिर से सर एक बार, वो ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी 1 होता है वह क्या कहलाता है, मोनोवैलेंट एटम कहलाता है। अब यहाँ आपने क्या देखा कि सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनोवैलेंट अराउंड सेंट्रल, यानी सेंट्रल एटम के चारों तरफ जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे, उसके चारों तरफ मोनोवैलेंट एटम का जो संख्या आएगा वह उसका क्या कहलाएगा, मोनोवैलेंट एटम का नंबर हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखे, नंबर ऑफ चार्ज विथ साइन, यह इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा ना इस लाइन को। नंबर ऑफ चार्ज विथ साइन कर रहा है, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें से हम लोग NH4 प्लस लिख दिए,
इसका चार्ज कितना लेके चलेंगे लोग? +1 लेके चलेंगे। Cl माइनस है, इसका कितना लेके चलेंगे लोग? -1। मीन्स जो नंबर तो दिया होगा उसको तो लेके चलना है, इसके साथ ही साथ उसका जो चार्ज है वो भी लेके चलना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। और डिवाइड कितना कर देना है? 2 से, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। अभी आपको बताया था कि सबसे आसान, सबसे मतलब कि इम्पोर्टेंट यही फॉर्मूला आपको याद रखना और यह याद रखना है। आंख बंद करके कभी भी क्वेश्चन है कुछ न कहे तो या तो इसको जब मोलिकुलर फॉर्मूला होगा तो इसको अप्लाई कर देना है, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा तो इसको अप्लाई कर देना है, बिना किसी टेंशन के। 100% ये क्या होगा? सही ही सही होगा। क्लियर है? अब देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से यहाँ समझते चलिएगा। यहाँ नंबर ऑफ वायलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सॉरी तो हो गया हम लोग का एग्जाम्पल से और अच्छा से समझना है और बताएंगे अभी एग्जाम्पल। यहाँ निकालेंगे इसी के सेकंड नंबर फॉर्म है, यह वर्ल्ड में पुराना मतलब नियम यही है, लेकिन अभी भी मैक्सिमम लोग इसी रूल को पढ़ते हैं, लोग इसी रूल से निकालते हैं, लेकिन यह इस समय कंसेप्ट गलत हो गया है। मतलब गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफी लॉन्ग प्रोसेस है, इससे काफी टाइम अधिक लगता है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना। इस पर नहीं, फॉर्मूला तो बड़ा है लेकिन आसानी से बनता है, यह फॉर्मूला छोटा लग रहा है लेकिन बनता देरी से। ठीक है, यहाँ कहा देंगे इफ नंबर ऑफ वायलेंस इलेक्ट्रॉन इन कंपाउंड इज इक्वल टू y। जैसे में यहाँ देखिए इन दोनों में पहले अंतर क्या है इसको समझिए। यहाँ में वायलेंस इलेक्ट्रॉन केवल सेंट्रल एटम का लेके चलना है, यहाँ वायलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे कंपाउंड का लेके चलना है। दोनों में मेजर डिफरेंस है, इसको ध्यान से समझना है। इसमें वायलेंस इलेक्ट्रॉन केवल सेंट्रल एटम का, इसमें वायलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे कंपाउंड का लेके चलना है। और मान लिए लो हम लोग कितना आया है? y है, लेट किया है उतना जानते ही XYZ माना जाता है, तो y का वैल्यू क्या हो सकता है? 2 से 8 के बीच में हो सकता है, 9 से 56 के बीच में हो सकता है, या फिर 56 से अधिक हो सकता है, यही तो पॉसिबिलिटी आएगा। ये 2 से 8 के बीच में कुछ भी होगा तो उसको भाग कितना देना है? 2 से। 9 से 56 के बीच में होगा तो उसको 8 से भाग दे देंगे, और 56 से अधिक हो जाएगा तो उसको कितने भाग देना है? 18। अरे जो भाग देने के बाद आपका नंबर कितना आएगा? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, अधिक से अधिक 7 तक ही आएगा, इससे अधिक नहीं आएगा। और जब 2 आएगा तो उसके लिए आपको क्या लिखना है? sp। 3 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे लोग? sp2 हो जाएगा। 4 के लिए sp3 या फिर इसी का dsp2, यह काफी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा लोग। 4 होता है तो क्या लिख सकते हैं लोग? sp3 और dsp2। कब किसको लिखना है दोनों समझा जाएगा, अभी आपको इसको नहीं टेंशन लेना। ये 5 वाले क्या लिखेंगे लोग? sp3d या फिर dsp3। 6 हुआ तो sp3d2 या फिर d2 sp3 हो जाएगा। 7 के लिए sp3d3 या फिर dsp3। बस आपको कुछ नहीं करना है, देखिए आपको लॉजिक बता देते हैं। s के पास 1 ऑर्बिटल होता है, p के पास 3 ऑर्बिटल होता है, और डी के पास तो ऐसे 5 ऑर्बिटल होते हैं, यही होता है। इसमें एक है, इसका ऐसे होता है जिसका XYZ कुछ नाम नहीं होता है, इसका हम x कहते हैं, y कहते हैं, z कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? XY हो जाएगा, YZ हो जाएगा, ZX हो जाएगा, x2 माइनस y2 होता है, और ये Z2 होता है। क्लियर है? अब देखिए आपको क्या करना है, ध्यान में सुनिएगा। हमें मान लिया 3 आ गया तो आपको इधर से गिनती करना स्टार्ट करना है। 3 के लिए क्या करेंगे? 1 s होगा और p में कितना होगा? 3 ही बनाना चाहिए हमें। 1 s हो गया, 1 और 1 2 p हो गया, यानी कि दोनों को हम लोग मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? sp2 हो जाएगा। इसी तरह से हमें क्या होगा? 6 आ गया तो 6 के लिए क्या करेंगे लोग? 1 s होगा, तीनों p आ जाएगा, क्योंकि 6 हुआ अभी तो 4 हुआ है तो 2 को d ले लेंगे। ये क्या आ जाएगा? d2 sp3 या sp3 d2 हो जाएगा। और कब d पहले आएगा कब बाद में आएगा इसको हम लोग कल के लेक्चर में सीखा जाएगा। इसमें कल आपको बताएंगे, इसके लिए पूरा मेजर इंफॉर्मेशन बताएंगे। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट याद रखना है कि इसमें किसके लिए कब कौन सा डी ऑर्बिटल होता है। इसमें यहाँ पे डी में 5 को है, 5 के लिए कब मतलब कि XY लेंगे, कब YZ लेके चलेंगे। यहाँ इससे भी क्वेश्चन आपको जेई और नीट में आता है, इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखना है। इसको कल हम लोग अच्छे से सीखा जाएगा। अभी हम लोग एवरेशन निकालने के लिए सीखना है, तो आपको ऐसे मेजर बता दिए। कल शेप, स्ट्रक्चर, ये सब लोन पेयर, ये सब जितना भी मतलब होता है हम लोग कैसे निकालते हैं, बर्न एंगल, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक से कल बताएंगे।
केस बी आपको क्या देखना है सर जी, जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया होगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बहुत आसान है, बस सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को जोड़ देना है, जो आएगा वही हमारा हाइब्रिडेशन। फिर से एक बार सर जी, स्ट्रक्चर दिया होगा तो क्या करना है, उस कंपाउंड में जिसका हाइब्रिडेशन निकलना होगा उसके देखने आसपास कितना सिग्मा बॉन्ड है और उसके पास कितना लोन पेयर है, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, हमारे क्या निकल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। क्लियर है? तो ओके, हम लोग मिटा रहे हैं अभी इस फॉर्मूला को, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा लोग। हाँ, एक हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा आपका फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होगा, इसीलिए इसको हम अपने ट्रिक से इसको याद कर रहे हैं। यहाँ का लेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। मान लीजिए हम एक सेंट्रल एटम कंपाउंड हो गया, तो आपन के पास पॉकेट मनी का हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाम लेते हैं, तो मान लें कि आपन का जो पॉकेट मनी है वो कितना है, उसके बाद मोनो वैलेंस यानी कि अपने हाथ, एक हाथ में अलग वैलेंसी हमारे साथ जो जुड़ा होगा उसको ले लेंगे। जिसमें एक हाथ में झोला टांगे होंगे तो उसको जोड़ना है, दोनों हाथ से लेके चलना है, उसको नहीं लेना, तीनों हाथ से भी नहीं लेके चलना। मतलब अपने आसपास एक हाथ वाला आदमी कितने है उसको ले लेना है। और चार्ज होगा तो आपको ये बस लॉजिकल याद रखना है, प्लस होगा तो घटा देना है, माइनस होगा तो जोड़ना है, उल्टा कर देना है। सर जिन लोगों को बचपन से नहीं आदत है उल्टा चल देगा, ये तो सबको है कि मम्मी कहते हैं कि बेटा आ गया तो आप लोग पीछे जाते हैं लोग, तो उसी तरह से आपने क्या कीजिएगा, जो सेंटर एटम होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके आसपास एक हाथ वाला एक बंड वाला आदमी को जोड़ देना है, और उसमें जो चार्ज होगा उसका उल्टा काम करना है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, और 2 से भाग देना है, अपना काम मांगना है। तो इसको मिटा रहे हैं अभी हम लोग। आइए लोग देखते हैं लोग इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, सबके एग्जाम्पल बताएंगे। आइए हम लोग अब देखते हैं लोग कैसे एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले हमें CH4 H2O और NH3 ये 3 एग्जाम्पल लेते हैं लोग, उसके बाद और मेजर एग्जाम्पल भी लेंगे। सॉरी, एक तो आपको एग्जाम्पल ऐसे हो गया, फिर से लेंगे H2SO4 हो गया, HSO4 माइनस हो गया और SO4 2 माइनस। उसके बाद हम लोग देखना है NH4 प्लस, ऐसे हम लोग कुछ देखेंगे लोग। उसके बाद थोड़ा सा अलग टेस्ट कर देंगे, HCOF2 HCOF4। बस इतना ही हम लोग का अब याद के मतलब इस सेशन में एग्जाम्पल देखा जाएगा, तीनों मेथड से हम लोग सीखा जाएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। नहीं, सबसे पहले CH4 का मोल निकालना है। जिसमें मोलेकुलर फॉर्मूला, तो सबसे पहले मोलेकुलर फॉर्मूला रूल अप्लाई करना है। तो अभी आपको हमने सिखाया था कि जब मोलेकुलर फॉर्मूला दिया हुआ तो क्या करेंगे लोग, सर इसमें सेंट्रल एटम सबसे पहले चूज करना है, तो इसका हाइब्रिडेशन हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन होगा सर जी, कार्बन होगा। इसके आसपास देखिए मोनो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन कितना होता है, 4 होता है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 1। ये सब देख लिए, याद कर लिए, नहीं तो प्रीवियस लेक्चर जाके एक बार देख लीजिएगा लोग, इसके बारे में अभी डील नहीं करना। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 1 वाला को तो मैं जोड़ रही है, तो क्या हो जाएगा 4 + 1 इंटू कितना है इसका संख्या 4। और सर इसमें चार्ज कौन सा है, कोई चार्ज नहीं है, तो छोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे। कितना आएगा सर दिए, 4 और 4 8 को 2 से भाग देंगे लोग, तो कितना आ जाएगा 4, और 4 के लिए हम लोग अभी सीखा तो क्या लिखेंगे लोग, Sp3। 1 S और 3 P को हो जाएगा Sp3। अभी आपको क्या करना है, डी को कभी मतलब आएगा यदि डी तो बाद में लिखना, पहले नहीं लिखना। पहले वाला कब होगा कल देखेंगे। अब सर इसका स्ट्रक्चर से थोड़ा बताइए तो, देखिए इसका स्ट्रक्चर से आपको देखना होगा। तो CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। हम लोग इसका स्ट्रक्चर से क्या करेंगे लोग, इसका आप देखें 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। जानते हैं 2 एटम के बीच में आपको कितना भी यहाँ बॉन्ड दिखाई दे, 2, 10, 20, 50 कुछ भी हो,
आपको ये कुछ सिग्मा मान लेना है, बाकी को बाहर में जाए उससे छोड़ देना, उससे कोई मतलब नहीं। इसे नहीं 1 2 3 4 को, और कार्बन के पास लोन पेयर तो होता नहीं है, 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, एंड टोटल कितना आएगा 4। 4 के लिए हम जानते हैं सर क्या लिखेंगे लोग, और एक मेथड था सर जी भाग वाला मेथड बता देंगे। तो भाग वाला मेथड हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, और टोटल निकालना है ना, जिसको यहाँ बता रहे हैं ये CH4 है, ठीक है। अब इसका टोटल पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालना होगा। तो कार्बन के पास हम मान लिया कि Y बराबर क्या हो जाएगा, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और कार्बन का संख्या कितना है 1, प्लस हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 और इसकी संख्या कितना है 4, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा सर जी 8। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब जैसे ही यहाँ 8 है, इसको सबसे पहले आपको देखना होगा 21 के बीच में है, 2 8 और 9 56 और 56 से अधिक, ये तो आपको दिखाई दे जाएगा सर जी 2 और 8 में है, तो 2 8 में होगा तो आपको भी बता दें कितना से भाग देना है 2 से भाग देंगे तो सर कितना कट जाएगा 4 बार में, यहाँ 8 हो गया यानी कि कट गया तो कितना आ गया सर जी 4 4 के लिए Sp3 हो गया। ये कैसे भी अपने कान पकड़ना है, बस आंसर तो सेम ही आएगा, तीनों में से किसी मेथड से निकालेगा लो बिल्कुल सेम आएगा आंसर, कभी गलत नहीं है। हाँ, आपको क्या करना है एक अलग तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करना है, लेकिन यह वाला जो मेथड है काफी आसान है, ये भी आसान है, लेकिन ये स्ट्रक्चर दिया हुआ तो बनाइएगा लो, स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ तो इसी का सहारा लगे चलना। एक ऐसा स्ट्रक्चर गलत कीजिएगा लो तो 100% हाइब्रिडाइजेशन गलत आएगा। क्लियर है, तो इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए लो, उसके बाद हम फिर इसको मिटाएंगे, इसको बता रहे हैं, इसको बता रहे हैं, तो फट स्क्रीन शॉट ले लीजिए लो, हो गया होगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे लोग, यहाँ सल्फर आएगा तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 4 होता है, हम लोग का मेनली, और जेनन हो गया, जेनन में कितना होता है 8, ओ का कितना होता है 6 और एफ का कितना होता है 7। लिख दिए, इतना हमको आवश्यकता लगेगा, आपको याद नहीं हुआ तो याद कर लीजिए लोग, बेहतर रहेगा। इसका निकालना है, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे लोग, फिर वहां हम तीनों मेथड से उसको आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ नहीं आपको क्या करना है, देखिए आपको ध्यान से समझना है कि हम लोग क्या करना है, H2 में सेंट्रल एटम कौन होगा ऑक्सीजन, उसी का संख्या कम है, इसलिए उसमें तो कोई आपको डाउट नहीं होगा। तो इसका हम जानते नहीं, यहाँ कितना लिखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 लिखे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका 6 हो गया, यहाँ 6 कर दे, इसका नंबर 1 है तो 1 हो गया, प्लस H2 में वो H है, H का मोनो वैलेंसी 1 होता है, तो 1 इसका संख्या कितना है 2, 4 नहीं छोड़ देंगे, कितना भाग देना है 2 से, तो कितना आ जाएगा सर जी, तो 6 और 2 8, 8 को 2 से भाग देंगे, 4 4 के लिए क्या हो जाएगा Sp3 हो जाएगा। इसका इसी तरह से निकलेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना लिखे हैं 5, और इसके पास हाइड्रोजन मोनो वैलेंस होगा तो इसका संख्या कितना होगा 3 इंटू कितना आ जाएगा 1 अपन 2 से भाग देंगे कितना है 4, 4 के लिए Sp3 हो जाएगा। H2SO4 है, ठीक है। तो अब H2SO4 का आपको कहा जाएगा कितना आएगा, तो कैसे निकल जाएगा प्रॉपर सोचिए तो H2SO4 में हम लोग सेंट्रल एटम कौन होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम चूज करने के ट्रिक आपको बता ही दिया है, जिसका संख्या कम होगा सेंट्रल एटम वही होगा। यहाँ यह हमारा सेंट्रल एटम हो गया, तो इसके लिए क्या लिखेंगे लोग, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, इसके आसपास कितना मोनो वैलेंट एटम देखना है, तो हाइड्रोजन की तो वैलेंस 1 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंस कितना होता है 2, तो यहाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे हैं उसको 8 पूरा करने के लिए चेक कर लें कितना चाहिए उतना उसका वैलेंसी होता है। ये ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, हमको 8 पूरा करना है, घट कितना है 2, तो उसका वैलेंस हो जाएगा, तो इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, तो 2 वाला को तो हमको राम नाम सब कर देना, उसको नहीं चाहिए, केवल कितना वाला चाहिए 1 वाला, 1 वाला का संख्या कितना है 2, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है तो छोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 4, 4 के लिए Sp3। ये बहुत ही आसान है, आपने अभी तक फील नहीं किया इतना आसानी से निकाल लेंगे लोग। आपने पहले सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर 8 से 2 से 18 से भाग देते हैं, उसके बाद जो आता है उसको लिखते हैं, बहुत ही वो टफ है यार, इसके कंपेयर में तो काफी टफ है, ऐसा निकालिए मजा आएगा। यहाँ भी हम लेने क्या करेंगे, इसका 6 हो गया, सेंट्रल का नहीं होगा,
उसके बाद हाइड्रोजन का वैलेंसी तो 1 होगा, इसका 2 होगा, 2 को राम नाम सत्य है, बच गया कौन हाइड्रोजन तो 1। और हम जानते हैं कि यहाँ चार्ज है कितना है 1 है, प्लस है कि माइनस है माइनस है। तो आपको ठीक बताया था कि सर जी उल्टा काम करना है, माइनस है तो प्लस करना है, प्लस होगा तो माइनस करना है, बस उल्टा चल देना है। और 1 है तो 1 2 से भाग देंगे, यहाँ भी 8 आएगा, 8 के लिए स्पीच हो जाएगा। यहाँ सिंगल एटम तो सल्फर जो होते हैं, यहाँ भी क्या देगा 6 इंटू देखिए ना, तो है ही नहीं, 2 वाला है, 1 वाला तो कोई नहीं है, तो 0 हो जाएगा, 6 प्लस 0 इंटू माइनस 2 है तो माइनस के लिए प्लस, उल्टा याद रखना है, माइनस के लिए प्लस, और 2 है तो 2 भाग 2 इक्वल टू 4, 4 के लिए sp3। क्लियर है। यहाँ दे, फिर यहाँ कीजिएगा तो यहाँ दे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो गया, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, प्लस यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का वैलेंस 1 होता है, तो इसको कितना है 4, तो 4 हो गया। अरे यहाँ चार्ज है, कौन सा चार्ज है प्लस, तो प्लस के लिए माइनस, 1 है तो 1 2 से भाग देना है, कितना आएगा 4, 4 के लिए sp3। बहुत ही आसान है यार, अब खाली बस थोड़ा सा प्रैक्टिस एक बार करना है, आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा, जो भी बताओ सब आपको मे भी याद ही होगा या याद हो भी जाएगा। आइए हम लोग यहाँ लेते हैं XeOF2 में। अब यहाँ में सेंट्रल एटम कौन होगा Xe, क्योंकि अभी आपको बताए थे कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, देखिए वहाँ उसका 6 है, जिसका अधिक होता है वो सेंट्रल एटम होगा, तो यहाँ नहीं है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होगा, तो इसको तो छोड़ देंगे लोग। क्लोरीन का वैलेंसी इसके पास 7 होता है, 8 के लिए कितना चाहिए 1 चाहिए, तो इसका 1 वैलेंसी हो जाएगा। तो 1 वाला का नंबर कितना है 2, तो 2 लेंगे तो प्लस, चार्ज कुछ नहीं है तो 0, 2 से भाग देंगे तो 10, 10 का 2 भाग कर देंगे कितना आएगा 5, और 5 के लिए सर जी क्या लेके चलना है, अब एक केस हो गया, पी में अधिक से अधिक कितना आ सकता है 3, तो और कितना रखा है 3 और 1 4, तो बच कौन गया डी। ऐसे यार गिन लेना है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ फिर इसका हमें निकालना होगा, इसका क्या हो जाएगा XeOF2 है ना, तो इसका तो मैं फिर से इसका वैल्यू से 2 होता है तो छोड़ देंगे, इसका 1 होता है तो ले लेंगे लोग। अब यहाँ कितना लेगा 8 प्लस इसका कितना लेंगे लोग 0, और यहाँ 2 है तो 2, 4 नहीं है तो छोड़ देंगे, 2 से बाद यहाँ भी 5 आएगा, 5 के लिए क्या लेंगे लोग sp3। अब आइए इसको हम दूसरा मेथड भी बताते हैं, तीसरा मेथड भी इसके बताते हैं। सबसे पहले इसका दूसरा मेथड के लिए हम निकाल लेंगे लोग XeO2F2 है, तो इसका सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालना होगा। इसका सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल लेते हैं, इसका तो 8 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है, तो 6 ऑक्सीजन की संख्या कितना है 2, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7, तो 7, और इसका संख्या कितना है 2, सबको जोड़िए तो 8 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 7 दूनी 14 रही। अब इसको टोटल में जोड़िएगा तो 12 8 20 और 14 कितना होता है 34 जाएगा। अब y के वैल्यू में 34 है, हम जानते हैं ये सब किसके बीच में होगा 8 से 56 के बीच में होगा, और 8 से 9 से 56 के बीच में तो भाग कितना देना है 8 से, ये तो आपको पहले याद होना चाहिए। तो 8 से भाग देंगे लोग कितना में 34 से, कितना में कटेगा सर जी 4 बार में कटेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 चौका 32, यानी 2 बच गया, अभी नहीं कटेगा। अब देखिए आपको क्या करना, अब यहाँ 2 आ गया तो फिर आपको एक स्टेप और करना होगा, 2 किसके बीच में आएगा 2 से 8 के बीच में, तो जो यहाँ 2 आ रहा है इसको फिर से हम लोग क्या करना होगा 2 से भाग देना, एक बार में कटेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 ही कट जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 + 1 = 5, 5 के लिए हम लोग फिर क्या लिखना होगा sp3। अब इस फॉर्मूला में सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि कटने वाला तो आसानी से बन जाता है, जो न कटने वाला आएगा इसको 2 स्टेप 3 स्टेप में लेके जाना पड़ता है। अगर ऐसे आएगा तो सिंपल सी आएगा, ऑब्वियसली उसके कंपेयर में टफ ही हुआ, आसान कभी नहीं होगा। प्लस एक और टफ होता है कि यहाँ जोड़ घटाव सभी करना पड़ता है, यहाँ थोड़ा सा भी माइंड मिस्टेक हुआ तो यह गलत आएगा, उसमें ज्यादा इतना टेंशन ही नहीं लगेगा। क्लियर है, आपको समझ में आएगा कि यार इसके कंपेयर में काफी आसान है, इसी का प्रैक्टिस करना उसका नहीं करना है। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, इसका भी एक एप्लीकेशन है, इसका भी एक इम्पोर्टेंस है, वो आपको भी बता रहा है। यहाँ जो आएगा ये किसका नंबर बताएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। याद रखिएगा कि पहला बार कटने से जो आता है वो किसका नंबर बताता है, सिग्मा बॉन्ड बताता है, और यह क्या हुआ दूसरा बार आया तो यह किसका बताएगा, नंबर ऑफ लोन। अब इसको प्रूफ कराएंगे।
मतलब नहीं जानते हैं, सबका यार अपना अपना लॉजिक है, सब इम्पोर्टेंस होता है। बस हमको जितना ही है ना याद रहेगा उतना ही मजा आएगा पढ़ने में। नहीं याद रहता है तो काम चलाते हैं लोग, अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का इसका देखिए, इसका तो एप्लीकेशन क्या आएगा, साइंस एवरेशन निकलेगा। इसका है कि यदि आपको कह दिया लोन पे सेंट्रल टर्म के पास कितना है, इस फॉर्मूला से आसानी से निकाल सकते हो। पहला बार जितना कट गया वह सिग्मा वन का नंबर बताएगा, दोबारा जो आएगा नंबर वह लोन पेयर का नंबर बताएगा। सर जी इसको थोड़ा सा और हमें आप थोड़ा सा इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन, एक 2 का है तो 1 2। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए अब इसके पास हम जानते हैं कि इसके पास होता है कितना है, 8 होता है यहाँ, एक और एक 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। एक यहाँ खर्च किया होगा 5, एक बॉन्ड में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और एक यहाँ हो गया 6 हो गया। तो 1 2 2 4 2 6 हो गया, लेकिन होता कितना है इसके पास, देखिए 8 हो। तो बच्चा अभी कितना है, 2 2 को हम कितना कहते हैं, 1 लोन पेयर कहते हैं। क्लियर है। सिग्मा वन की बात है, देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, ये 4 सिग्मा, 1 लोन पेयर, 5 आ गया, 5 के लिए sp3। अब देखिए अभी आपको बताया थी जिसमें लोन पेयर अभी भी जिसको नहीं निकालना है ध्यान से समझिएगा। देख लें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। तो यहाँ 2 बॉन्ड है तो 2 हो गया, यहाँ भी 2 था तो 2 हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया, 2 2 4 और 2 6 हो गया। तो 6 के लिए हमने क्या लिख देंगे लोग, सॉरी 6 में इसका खर्च किया हुआ है तो बच्चा कितना है, 8 होता है तो 2, और 2 को हमने 1 लोन पेयर करते हैं। और सर यहाँ सिग्मा वन एक क्यों क्यों है, आपको बस ऐसे काउंट करना है, 2 एटम है, 2 के बीच में ये वो बॉन्ड होगा तो वह सिग्मा होगा, बाकी जो बच जाएगा वो ऑल आर पाई बॉन्ड होगा। क्लियर है। आई होप कि आपको तीनों का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो सिखा दिया। आइए और हम लोग 2 एग्जाम्पल देखेंगे लोग, उसके बाद से आपके लिए कुछ होमवर्क होगा, फिर लोग नेक्स्ट क्लास में अपने साथ में आएंगे। हो गया होगा, स्क्रीन शॉट फटाफट कर लो। अभी हाइड्रेशन के अच्छे से कंप्लीट नहीं पढ़े लोग, हमको जितना आवश्यकता था जितना के चाहते थे आपको हाइड्रेशन में भी सिखा सकते थे उतना एग्जाम्पल लेकर चले गए। अभी हाइड्रेशन बहुत अच्छे से भी पढ़ना है जो कि केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है यहाँ। और अभी हम लोग एक चांस और आपको 12th में हाइड्रेशन पढ़ाएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे जब रेजोनेंस पढ़ने के बाद। रेजोनेंस का कंडीशन बताएंगे, वहां आपको हाइड्रेशन कैसे निकालते हैं वहां बताएंगे। क्योंकि हाइड्रेशन क्या होता है, जो लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसका हाइड्रेशन में काउंट नहीं करते हैं, तो वो आपको वहां सिखाएंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। इसीलिए उस टॉपिक को अभी छोड़ के चले गए। आपको एक कंसेप्ट है कि रटाना नहीं सिखाना है, इसीलिए मजे से पढ़ते रहिए लोग। किसको कहाँ पढ़ना है तो आपको जानता है कि कब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये याद रखना है कि आपको टॉपिक छोड़ नहीं सकते, एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, कहीं छोड़ने का हमारे आता ही नहीं। अब देखिए आपको क्या करेंगे, और दोनों हम लोग आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका हाइड्रेशन आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। स्ट्रक्चर है, आंख बंद करके नंबर ऑफ सिग्मा वन प्लस लोन पेयर फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ से हमें इसका देखेंगे लोग, यहाँ 1 सिग्मा हो गया, 2 सिग्मा हो गया, इधर कितना ही बॉन्ड एक ही बॉन्ड करना है, 1 2 3, 3 के लिए लिखेंगे लोग sp2 हो जाएगा। यहाँ सर इसे 1 हो गया, 2 हो गया, सर इसको तो काउंट कर लिया नहीं जी, यह बॉन्ड इसके साथ भी तो है, इसके लिए भी काउंट करेंगे। तो 1 2 3, 3 के लिए भी क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। मतलब आपको बस यही सिखाना था कि यह जो होगा यह दोनों साइड काउंट होगा, एक ही के लिए काउंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों से जुड़ा हुआ है। यह आपको बात समझ में आ गया। यहाँ देखिए इसका निकालना होगा तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 के लिए sp3। यहाँ इसका निकालेंगे 1 सिग्मा और 1 2 सिग्मा। सर ये 3 को बॉन्ड है तो क्या होगा, कितना भी बॉन्ड हो 1 सिग्मा होगा। लोन पेयर कार्बन के पास नहीं होता, यहाँ दिमाग से हटाएंगे तो 2 के लिए निकालेंगे सर 1 A सर 1 P हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, 2 के लिए यहाँ निकाल देगा 1 P। आई होप कि आपको अच्छे से सब चीज समझ में आ गया होगा। यहाँ कुछ होमवर्क देते हैं आप लोग घर से बनाइएगा लोग। पहला तो बेंजीन में आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। पहला यह क्वेश्चन है, प्लस बेंजीन में ऑल कार्बन का हाइब्रिडेशन का होगा।
मतलब यह बेंजीन हो गया, प्लस किस में निकलेगा लोग, नेफ्थलीन में और एंथ्रासिन में। सबका आपको स्ट्रक्चर ऐसे बताया गया है, देख लीजिएगा लोग। ऐसे में बेंजोइक एसिड भी लिख देते हैं। ये सभी का स्ट्रक्चर आपको नोमेनक्लेचर में पढ़ाए हुए हैं। बेंजोइक एसिड हुआ इतना, ऐसे हम लोग ले लो। और कुछ मोलिकुलर फॉर्मूला का भी एग्जांपल देते हैं, जिसमें HNO4 हो गया माइनस, PCl6 माइनस हो गया, H2H2O5 हो गया और H2H2O3 हो गया। एक और लास्ट H2H2OH। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में, आज का लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आएगा। बहुत अमेजिंग लेक्चर था। आपको क्या करना है, इन सभी का होमवर्क दिया है, इसको बना देना है और एक ऊपर स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पे सेंड कर देना। ओके, थैंक्स। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हाइब्रिडेशन का सेकेंड पार्ट लेकर। आपको वहां हम लोग पढ़ेंगे लोग कि एसपी हुआ तो उसका शेप, स्ट्रक्चर, लोन बॉन्ड एंगल, ये सब क्या होता है वो वहां सिखा देगा। बहुत ही इमेजिंग। और यदि आप 11th स्टूडेंट है तो भी ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइब्रिडेशन केमिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और 11th के लिए फ्रैक्शन एंड परसेंटेज अभी चल रहा है, वो भी अब कंप्लीट होने वाला है। ओके।